हेलो बच्चों, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर ये देखा था बच्चों। और इसमें हमने प्रोटीन्स का 4 डिफरेंट लेवल में स्टडी किया था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। बच्चों कल का लेक्चर बहुत ही कॉन्सेप्चुअल था और इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ आप वो अच्छे से सुनिए, देखिए बार बार। तो मुझे लगता है कि नीट एग्ज़ाम के लिए, जेईई मेन एग्ज़ाम के लिए जितना आवश्यक है वो पूरा मैंने आपको बता दिया, कुछ भी छोड़ा नहीं। ठीक है, पूरी कॉन्सेप्ट्स मैंने क्लियर कर दी। आज बच्चों हमें एक नया टॉपिक पढ़ना है और ये नया टॉपिक है डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स। यानी बच्चों ये प्रोटीन्स का आखिरी वाला टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स का मतलब क्या होता है। डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स का मतलब हम पहले समझ लेते हैं। जैसे आपको मालूम है बच्चों कि हर प्रोटीन में 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। हर प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड चेन्स का नंबर फिक्स होता है। हर पॉलीपेप्टाइड चेन में जो डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं उनका नंबर और सीक्वेंस भी फिक्स होता है। इसमें से थोड़ा सा भी नंबर चेंज हो गया या नंबर सेम है लेकिन सीक्वेंस चेंज हो गया तो बच्चों आपको मालूम है कि वो प्रोटीन ही चेंज हो जाता है। बराबर है ना, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू सम डिफरेंट प्रोटीन। बराबर है ना। जब तक पॉलीपेप्टाइड चेन की संख्या जो है वो फिक्स है, हर पॉलीपेप्टाइड चेन में जो डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड है उनकी संख्या फिक्स है, सीक्वेंस फिक्स है, तब तक वो प्रोटीन ओरिजिनल प्रोटीन करके रहेगा, अपना फंक्शन करते रहेगा। लेकिन इसमें आप थोड़ा सा भी चेंज करते हैं, नंबर में चेंज हो गया अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स के या उनके सीक्वेंस में चेंज हो गया तो वो प्रोटीन अब ओरिजिनल प्रोटीन रहेगा नहीं, वो एक नए प्रोटीन में कन्वर्ट होगा। तो यही बात हमें बच्चों इसमें सीखना है। तो चलो आज हम देखते हैं ये डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स मीन्स व्हाट। डीनेचर प्रोटीन का मतलब क्या है और इसके एग्जाम्पल्स क्या है डेली लाइफ में, वो हमें देखने हैं। तो जरा मैं पढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ क्या दिया है। देखो इसने कि प्रोटीन फाउंड इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम विथ अ यूनिक 3-dimensional structure and biological activity is called as a native protein। देखो इसने क्या बोला है। इसने बोला है बच्चों कि हर एक जो प्रोटीन है जो बायोलॉजिकल सिस्टम में पाया जाता है, देखने को मिलता है, बायोलॉजी सिस्टम में प्रेजेंट रहता है, उस प्रोटीन का एक अपना खुद का एक यूनिक 3-dimensional स्ट्रक्चर होता है जो बाकी प्रोटीन से बिल्कुल अलग होता है। तो एवरी प्रोटीन प्रेजेंट इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम हैज़ अ यूनिक 3-dimensional स्ट्रक्चर और बायोलॉजिकल एक्टिविटी, और वो प्रोटीन की हमारे बॉडी में एक यूनिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी फंक्शन रहता है। जैसे इंसुलिन नाम का प्रोटीन लीजिए, इसका फंक्शन क्या, यूनिक फंक्शन है, टू कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर इन आवर ब्लड। ये इसका फंक्शन है और वो एक ही काम करता है। और इस इंसुलिन में आपको मालूम है 51 डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन अ प्रॉपर फिक्स सीक्वेंस। और आपको ये भी मालूम है कि इंसुलिन में यदि ये अल्फा अमीनो एसिड की संख्या 51 के बजाय 50 हो गई या 52 हो गई तो भी वो प्रोटीन चेंज हो जाएगा, अब इंसुलिन नहीं होगा वो। या संख्या सेम है लेकिन सीक्वेंस बदल गया अल्फा अमीनो एसिड का तो भी अब वो इंसुलिन नहीं रहेगा, वो कुछ नया प्रोटीन होगा और ये नया प्रोटीन इंसुलिन का काम नहीं करेगा। तो बच्चों ध्यान में रखना कि प्रोटीन फाउंड इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम, every protein in a biological system has a unique 3-dimensional structure. Further, every protein has a unique biological activity or function in biological system. इस प्रोटीन को हम बोलते हैं नेटिव प्रोटीन। ओरिजिनल प्रोटीन है, नेटिव प्रोटीन बोलो। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स हैं। हर प्रोटीन का अपना खुद का अलग ही यूनिक 3-dimensional स्ट्रक्चर होता है और उस बायोलॉजिकल सिस्टम में उसका एक अपना यूनिक खास स्पेशल एक फंक्शन एक्टिविटी होता है जो परफॉर्म करते रहता है। कब तक परफॉर्म करते रहेगा, जब तक उसमें अल्फा अमीनो एसिड की संख्या फिक्स है जो है वो, और वो सीक्वेंस फिक्स है तब तक। ऐसे प्रोटीन को हम बोलते हैं बच्चों नेटिव प्रोटीन। क्या बोलते हैं हम इसको, नेटिव प्रोटीन। बट
आता काय म्हटलं बघा त्यांनी, when a protein in its native form is subjected to physical change like change in temperature or chemical change like change in pH, the hydrogen bonds are disturbed. लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों, हमने ये भी देखा है इस प्रोटीन को यदि आपने समझ लो फिजिकल चेंज जैसे हीट किया, तो हीट करने में क्या होता है, कभी कभी कुछ अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल छूट जाते हैं, तो अल्फा अमीनो एसिड की संख्या पहले से कम हो जाती है। आपको मालूम है अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल की संख्या चेंज हो गई, कम हो गई, मतलब नाउ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू सम न्यू डिफरेंट प्रोटीन, और ये न्यू डिफरेंट प्रोटीन नेटिव प्रोटीन का फंक्शन अब नहीं करेगा। कभी कभी क्या होता है अल्फा अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हो जाता है, जैसे समझ लो ABC है तो BCA हो जाता है, सीक्वेंस भी चेंज हो गया तो प्रोटीन विल कन्वर्ट इनटू सम न्यू प्रोटीन, और ये न्यू प्रोटीन जूने प्रोटीन का फंक्शन नहीं करता। समझ में आ गया? तो प्रोटीन को हम समझ लो कोई फिजिकल चेंज अप्लाई करते हैं जैसे हीट करते हैं, या कोई केमिकल चेंज अप्लाई करते हैं जैसे चेंज इन pH वैल्यू है जिससे उसके हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो गए, कुछ अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल छूट गए, अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल की संख्या कम हो गई, या अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल का सीक्वेंस बदल गया। तो जैसे ये बातें होती है बच्चों कि अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल की संख्या चेंज हो गई, अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल का सीक्वेंस चेंज हो गया, तो वी से दैट द नेटिव प्रोटीन हैज चेंज इनटू सम न्यू प्रोटीन, और ये न्यू प्रोटीन अलग ही होता है नेटिव प्रोटीन से, उसके फंक्शन जो है बायोलॉजी सिस्टम में वो भी नेटिव प्रोटीन से बिल्कुल अलग होते हैं। यानी हमने क्या किया, प्रोटीन को फिजिकल चेंज लाइक हीट वगैरह या केमिकल चेंज लाइक चेंज इन पीएच वगैरह अप्लाई करके हमने क्या किया, अल्फा अमीनो मॉलिक्यूल की संख्या चेंज कर दी या उनका सीक्वेंस तो भी चेंज किया, जिससे वो नेटिव प्रोटीन एक नए प्रोटीन में ही कन्वर्ट हो गया। और ये नया प्रोटीन अब नेटिव प्रोटीन का फंक्शन करेगा नहीं फॉलो। जो नेटिव प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी थी बायोलॉजी सिस्टम में, अब वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी नया प्रोटीन फॉर्म नहीं करेगा, बिकॉज इट इज अ टोटली डिफरेंट प्रोटीन। यानी क्या हो गया बच्चों, इस नेटिव प्रोटीन को हमने फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज अप्लाई करने के कारण वो एक नए ही प्रोटीन में कन्वर्ट हो गया जिसका नेचर पूरा अलग है। तो ये जो प्रोसेस है कि जिसमें हम प्रोटीन को फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज अप्लाई करके उसको किसी नए दूसरे प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं, डिफरेंट नेचर वाले प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को बच्चों हम क्या बोलते हैं, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। बच्चों हम इसको क्या बोलते हैं, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। तो इसमें क्या हो गया बच्चों, वो जो ओल्ड प्रोटीन था जो बायोलॉजी सिस्टम में एक पर्टिकुलर बायोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा था, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, नंबर ऑफ अल्फा एसिड मॉलिक्यूल्स गेट चेंज, their sequence may also get changed, and that native protein gets changed into totally new different protein which performs a totally different biological activity, good or bad. So this process in which native protein after application of physical change or chemical change is converted into a totally different new protein having different biological activity, it is called as denaturation of protein. इसमें हमने बच्चों प्रोटीन का नेचर ही बदल दिया, उसको टोटली डिफरेंट प्रोटीन में हमने कन्वर्ट कर दिया जिसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी वो ओरिजिनल नेटिव प्रोटीन से बिल्कुल अलग है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। अब आप बोलेंगे सर इसके एग्जांपल्स क्या है या इस प्रोसेस में क्या होता है, वो हम देखते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन की कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी कि एक ऐसी प्रोसेस कि जिसमें हम ओरिजिनल ओल्ड नेटिव प्रोटीन को फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज अप्लाई करते हैं, जैसे फिजिकल चेंज लाइक हीटिंग, केमिकल चेंज लाइक चेंज इन पीएच, जिसमें अल्फा एसिड मॉलिक्यूल के बीच में की हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स डिस्टर्ब होती हैं, अल्फा एसिड मॉलिक्यूल्स छूट जाते हैं, कुछ उनकी संख्या कम होती है या सीक्वेंस तो भी चेंज होता है, जिससे वो नेटिव प्रोटीन टोटली नए डिफरेंट प्रोटीन में कन्वर्ट होता है जिसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी नेटिव प्रोटीन से बिल्कुल अलग होती है। यानी हमने नेटिव प्रोटीन का नेचर ही बदल दिया, उसको एकदम नए डिफरेंट प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया। इस प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। अब देखते हैं कि डीनेचर प्रोटीन में क्या क्या होता है, लेट अस चेक। अब देखो क्या बोला, ड्यू टू दिस ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड
and helix get uncoiled and protein loses its biological activity. This is called as denaturation of protein. बच्चों इसमें क्या होता है, जब आप हीटिंग करते हैं या केमिकल चेंज अप्लाई करते हैं तो प्रोटीन के जो ग्लोब्यूल्स है, वो ग्लोब्यूल जो है, ग्लोब्यूलर लाइक शेप वगैरह, वो क्या होता है, अनफोल्ड होने लगता है. जो हेलिक्स है वो भी अनकॉइल्ड होने लगते हैं, अनकॉइल्ड होने लगते हैं. मतलब जो टर्शरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर वगैरह है, क्वाटरनरी टर्शरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है. हाँ, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर बरकरार रहेगा. ये बात ध्यान में रखना, नीट में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ओके, तो जो ग्लोब्यूल है वो अनफोल्ड हो जाते हैं, जो हेलिक्स है इट गेट्स अनकॉइल्ड. और क्या होता है इसमें, कभी कभी अल्फा एमिनो मॉलिक्यूल की संख्या भी चेंज होती है, सीक्वेंस भी चेंज होता है, और वो नेटिव प्रोटीन एक नए डिफरेंट प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, जिसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी नेटिव प्रोटीन से बिल्कुल अलग होती है, एंड उसका नेचर ही चेंज हो गया. इस प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन. अब अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों, नीट में इसके ऊपर पूछा गया था. ड्यूरिंग डीनेचरेशन सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रॉयड. ये बात आपने ध्यान में रखना कि डीनेचरेशन प्रोसेस में क्या होता है कि प्रोटीन का, नेटिव प्रोटीन का जो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर डेवलप हुआ था वो डिस्ट्रॉय होता है ड्यू टू अनफोल्डिंग ऑफ ग्लोब्यूल्स, है ना, ड्यू टू अनकॉइलिंग ऑफ हेलिक्स. तो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर एज इट इज मेंटेन रहता है, बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट. ये पॉइंट बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान में रखना कि ड्यूरिंग डीनेचरेशन सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रॉयड बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट. ओके, तो ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है. अब देखते हैं अगला, क्या है अगला हिस्सा. द कोएगुलेशन ऑफ एग व्हाइट ऑन बॉइलिंग इज द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डीनेचरेशन. आपने बच्चों अंडा देखा होगा, वैसे अंडा तो खाते नहीं, बॉईल करने के बाद ही उसको खाते हैं. तो जब अंडे को बॉईल किया जाता है, जब अंडे को बॉईल किया जाता है तर त्याचं जे वरचं जे टर्फल असते पोरांनो, ते नखाने काढल्यानंतर आतला भाग काय होऊन जातो, असा घट्ट कोॲग्युलेट होऊन जातो. कसा होऊन जातो, घट्ट असा कोॲग्युलेट होऊन जातो, एक इलास्टिक बॉल सारखं ते कोॲग्युलेट होऊन जाते. तो ये एक एग्जाम्पल है डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन का, एक एग्जाम्पल है डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन का. तो ये ध्यान में रखना. अनादर एग्जाम्पल is curdling of milk, which is caused due to the formation of lactic acid by the bacteria. तो ये है, तो ये भी हमने देखा बच्चों, ये है ना, तो बैक्टीरिया. तो इस तरह से ये हमारा हो गया, ठीक है ना. तो इस तरह से बच्चों ये हो गया curdling of milk which is caused due to the formation of lactic acid by the bacteria present in milk. जैसे आपको मालूम है, आपण मराठीमध्ये म्हणतो की व दूध नासलं किंवा फाटलं. आता याच्यामध्ये काय होते, दूध दह्यामध्ये कन्वर्ट होते. तो curdling of milk it is also an example of this denaturation of protein. तो बच्चों ये दोनों एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखना है. तो डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन मैंने आपको बता दिया है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, और आप पीडीएफ फाइल नोट्स में से भी ये पढ़ सकते हो बच्चों. चलो अब हम अगला हिस्सा देखते हैं, और अगला हिस्सा है बच्चों अपना ये एंजाइम्स. चलो एंजाइम्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. क्या है एंजाइम्स? देखो एंजाइम्स, ये नाम आपने सुना है बच्चों. एंजाइम्स आर नथिंग बट दीज आर प्रोटीन्स, और enzymes they act as catalyst in our biological system, hence they are also called as biocatalyst. तो देखो enzymes के बारे में क्या क्या है, फटाफट देख लेते हैं बच्चों, पूरा एनसीईआरटी का ही है, तो देख लेते हैं क्या है. लाइफ इज पॉसिबल, देखो क्या बोला इसने कि लाइफ इज पॉसिबल ड्यू टू द कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. देखो बच्चों, जब से हम जन्म लेते हैं, पैदा होने से मृत्यु तक, यानी जब तक हम जिंदा रहते हैं,
जन्म लेने से मृत्यु होने तक हमारे बॉडी में सैकड़ों अलग अलग तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। अर्थात ये केमिकल रिएक्शन एक प्रॉपर रेट से होती हैं, और ये प्रॉपर रेट से होती है इसीलिए हम जिंदा भी रहते हैं। यदि रिएक्शन का रेट स्लो डाउन हो गया बहुत, तो शायद एक हेल्दी लाइफ जीना पॉसिबल भी नहीं होगा। तो हमारे शरीर के अंदर, प्लांट बोलो एनिमल बोलो, प्लांट बॉडी एनिमल बॉडी के अंदर ये जो सैकड़ों केमिकल रिएक्शंस होती रहती है, इनको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर रेट से कैरी आउट करने के लिए कुछ पदार्थ लगते हैं। उन पदार्थों का नाम है बच्चों एंजाइम्स। क्या इन पदार्थों का नाम? एंजाइम्स। So life is possible due to the coordination of various chemical reactions in living organisms. An example is the digestion of food. ये ध्यान में रखना, हम खाना खाने के बाद जो फूड का डाइजेशन होता है वो भी एक बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस का ही परिणाम है, डाइजेशन ऑफ फूड। एब्सॉर्प्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मॉलिक्यूल्स एंड अल्टीमेटली प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। एब्सॉर्प्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इनटू आवर ब्लड, और जिससे हमें क्या मिलती है बच्चों? एनर्जी। अब ये सभी केमिकल रिएक्शंस प्रॉपर रेट से होने के लिए और एक स्वस्थ लाइफ जीने के लिए ये रिएक्शंस एक प्रॉपर रेट से होनी आवश्यक है। तो इन रिएक्शंस को प्रॉपर रेट से कैरी आउट करने का काम जो पदार्थ हमारे बॉडी में करते हैं उनको हमने नाम दिया एंजाइम्स। एक तरह से वो कैटालिस्ट का काम करते हैं, जिससे वो रिएक्शन अच्छे तरह से फासले होती हैं और हमारा एक नॉर्मल जीवन जीना आसान होता है। तो इन्हीं को हमने नाम दिया बच्चों एंजाइम्स। सो एंजाइम्स आर नथिंग बट दीज आर द बायोकैटालिस्ट। चलो आगे का देखते हैं, क्या बोला एंजाइम के बारे में कि दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस एंड ऑल दीज रिएक्शंस ऑकर इन द बॉडी अंडर वेरी माइल्ड कंडीशंस। हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है बच्चों, वो एक माइल्ड कंडीशन पर होती है, मतलब ज़्यादा एसिडिक भी नहीं, ज़्यादा अल्कली नहीं, पीएच वैल्यू न्यूट्रल के नियर अबाउट, मतलब कोई भी कंडीशन लो। टेम्परेचर भी, बॉडी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया या कम हो गया तो केमिकल रिएक्शन का रेट अफेक्ट होता है इससे। तो हमारे बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है बच्चों, वो सभी केमिकल रिएक्शंस एक प्रॉपर रेट से होती हैं। एक क्या होती हैं? प्रॉपर रेट से होती हैं बच्चों, एक प्रॉपर रेट से होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। दिस ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ सर्टन बायोकैटालिस्ट called as enzymes. Called as enzymes. Almost all the enzymes are proteins. तो हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है प्रॉपर रेट से, तो उनको प्रॉपर रेट से कैरी आउट करने का काम कौन करता है बच्चों? एंजाइम्स। अब आपको मालूम है प्रोटीन के दो प्रकार है, फाइब्रस और ग्लोबुलर। तो एंजाइम्स, सभी एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स के एग्जाम्पल्स है। सभी एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स के क्या है बच्चों? एग्जाम्पल्स है। तो बच्चों ये जो एंजाइम्स है दे एक्ट एज बायोकैटालिस्ट इन आवर बॉडी। इनका काम ये है कि हमारे शरीर के अंदर जो डिफरेंट टाइप से केमिकल रिएक्शंस होती है जो हमारे लाइफ को सस्टेन करने के लिए आवश्यक होती है, तो एंजाइम्स इन केमिकल रिएक्शंस को एक प्रॉपर रेट से कैरी आउट करते हैं, जिससे हमारा लाइफ सस्टेन करने में मदद होती है, जीवन जीना, एक अच्छा जीवन जीना पॉसिबल होता है बच्चों। और ये सभी एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स के एग्जाम्पल्स है। चलो अब आगे देखते हैं, आगे का देखते हैं। देखो बच्चों, अब ये जो है एंजाइम्स दे आर वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एंड फॉर अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। ये जो एंजाइम्स है दे आर वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एंड फॉर अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। इसका मतलब हम समझते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे माल्टेज नाम का एंजाइम है, तो माल्टेज नाम का एंजाइम क्या करता है बच्चों? सिर्फ माल्टोज को ही वो हाइड्रोलाइज करता है, बाकी और किसी दूसरे कार्बोहाइड्रेट को वो हाइड्रोलाइज करता नहीं। बराबर? अरे हर एंजाइम जो है वो किसी एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को ही उसका रेट बढ़ाता है।
किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को रिएक्टेंट को ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। ऐसा नहीं कि भाई एक गिवन एंजाइम है और वो इस रिएक्टेंट को भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा, उस रिएक्टेंट को भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा, इस केमिकल रिएक्शन का भी रेट बढ़ा रहा, उस केमिकल रिएक्शन का भी रेट बढ़ा रहा, ऐसा नहीं। हर एंजाइम it is very specific about the chemical reaction to carry out and it is very specific about its substrate. इसका मतलब ये हुआ कि हर एंजाइम बहुत ही स्पेसिफिक है। किसके बारे में स्पेसिफिक है? उसके सबस्ट्रेट के बारे में। यानी कोई एक एंजाइम है वो किसी एक ही रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। एक है वो किसी एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को हुई उसका ही वो रेट क्या करता है? बढ़ाता है। ऐसा नहीं कि एंजाइम किसी भी रिएक्शन का रेट बढ़ा रहा, ऐसा नहीं। A given enzyme is very specific, will be very specific about its substrate and its chemical reaction. तो ये हो गया इसके बारे में। उसके बाद मैंने क्या बताया था, देखो कि they are generally named after the compound or class of compounds upon which they work. जनरली एंजाइम के नाम कैसे रखे गए? अब जैसे माल्टेज देखो, माल्टोज को हाइड्रोलाइज करने वाले एंजाइम का नाम क्या रखा? माल्टेज। सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करने वाला सुक्रेज, लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करने वाला लैक्टेज। यानी बहुत बार एंजाइम जिस पदार्थ को हाइड्रोलाइज करता है उस पदार्थ के नाम पर से हम इनके नाम रखते हैं। माल्टोज को हाइड्रोलाइज करने वाला माल्टेज, लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करने वाला लैक्टेज, सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करने वाला सुक्रेज, इस तरह सेल्यूलोज को हाइड्रोलाइज करने वाला सेल्यूलेज, इस तरह। यानी एंजाइम के नाम का एंड ASE एस से होता है। तो ये भी है बच्चों। तो उसके आगे फॉर एग्जाम्पल द एंजाइम that catalyzes hydrolysis of maltose into glucose is named as maltase, is named as maltase। यहाँ पे maltase चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए? यहाँ पे वो गलती हो गई अपनी, यहाँ पे चाहिए maltase चाहिए। स्पेलिंग आखिरी का जो स्पेलिंग है बच्चों वो ASE आता है। माल्टेज, माल्टोज को हाइड्रोलाइज करने वाला माल्टेज, सेल्यूलोज को हाइड्रोलाइज करने वाला सेल्यूलेज, बरोबर, सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करने वाला सुक्रेज, इस तरह से। तो ये हो गया इसके बारे में। चलो अब थोड़ा सा और भी आगे जाते हैं बच्चों, थोड़ा सा। चलो अब इसने और क्या बोला देखो एंजाइम्स के बारे में कि समटाइम्स एंजाइम्स आर आल्सो नेम आफ्टर द रिएक्शन वेयर दे आर यूज। कभी कभी जिस रिएक्शन के लिए वो एंजाइम यूज किया जाता है उस रिएक्शन के नाम पर से भी उस एंजाइम को नाम दिया जाता है। अब जैसे सबस्ट्रेट के नाम पर से भी किया गया, जैसे माल्टोज को हाइड्रोलाइज करने वाला माल्टेज है ना, सेल्यूलोज को हाइड्रोलाइज करने वाला सेल्यूलोज, लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करने वाला लैक्टेज। तो ये जिस सबस्ट्रेट को हाइड्रोलाइज कर रहे उसके नाम पर से इनको नाम दिया गया, बराबर। कभी कभी वो एंजाइम जिस केमिकल रिएक्शन को क्रिएट करने के लिए मदद करता है उस केमिकल रिएक्शन के नाम पर से भी हम उसका नाम रखते हैं। कैसे देखते हैं, देखो for example the enzymes which catalyze the oxidation of one substrate with simultaneous reduction of another substrate are named as oxidoreductase enzyme. The ending of the name of an enzyme is ase, is ase। इस तरह से ये ase है बच्चों। अब जैसे एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें एंजाइम क्या करता है, एक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है while at the same time दूसरे सब्सटेंस का क्या करता है? रिडक्शन करता है। यानी बच्चों वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो गई, रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। तो एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। क्या बोलते हैं हम इसको? ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। क्योंकि वो एंजाइम की मदद से वो हम रिडॉक्स रिएक्शन क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या कर रहे हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। द एंडिंग ऑफ द नेम ऑफ एन एंजाइम इज एज। तो इस तरह से ही हो गया बच्चों। अब मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्चुअली एंजाइम ऐसा क्या करता है कि जिससे उस केमिकल रिएक्शन का रेट अच्छा खासा बढ़ जाता है। दैट वी हैव टू सी नाउ। बघा काय करतो, एंजाइम्स आर नीडेड only in small quantities for the progress of reaction। देखो
जैसे कोई केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करना है तो भले वो सबस्ट्रेट रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा लेकिन वो रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए हमें एंजाइम बहुत ही स्मॉल अमाउंट में लगता है बच्चों, ज़्यादा अमाउंट में लगता नहीं। तो एंजाइम्स आर नीडेड ओनली इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। बच्चों एंजाइम के सरफेस पर इतनी सारी हजारों एक्टिव साइट्स रहती है कि जिनकी मदद से एक एंजाइम एट ए टाइम सैकड़ों हजारों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। तो इसलिए हमें एंजाइम का अमाउंट ज़्यादा लगता नहीं, रिएक्टेंट की तुलना में एंजाइम का अमाउंट बहुत कम लगता है। सिमिलर टू द एक्शन ऑफ केमिकल कैटालिस्ट, एंजाइम्स आर सेड टू रिड्यूस द मैग्नीट्यूड्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। बच्चों पुरुषोत्तम सर ने आपको केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाया। केमिकल काइनेटिक्स का आखिरी वाला पेज देखो, आपने उसमें देखा कि कैटालिस्ट एक्चुअली क्या करता है। कैटालिस्ट उस रिएक्शन की जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है उसको क्या करता है, डिक्रीज करता है। अब जैसे समझ लो पहले ये बहुत ही हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, समझ लो E1, ये इन अब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट है। ये क्या है, इन अब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट है, इन अब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट, बराबर। लेकिन वही आप कैटालिस्ट यूज करते हो तो वो क्या करता है, रिएक्शन को डिफरेंट मैनर में कैरी आउट करता है, बराबर है, जहाँ पे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत कम हो जाती है। और बच्चों आपको मालूम है, ये मालूम है कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। लोअर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, मोर द रेट ऑफ रिएक्शन, लोअर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, मोर द रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो केमिकल कैटालिस्ट करते हैं बच्चों वही बात एंजाइम करते हैं। इनफैक्ट एंजाइम जो बायो कैटालिस्ट है वो तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत ही लो कर देते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इतना कम कर देते हैं कि जिससे रेट ऑफ द रिएक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एंजाइम्स दे डिक्रीज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन and thus by decreasing the energy of activation they increase the rate of chemical reaction। तो यहाँ पे हमें केमिकल काइनेटिक्स की भी मदद हो गई। और केमिकल कैटालिस्ट की तुलना में एंजाइम्स एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत कम कर देते हैं और जिससे रेट ऑफ द रिएक्शन बहुत बढ़ जाता है जो हमारा स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक होता है। तो ये हो गया। तो चलो अब इसने क्या बोला देखो, फॉर एग्जाम्पल activation for activation energy for acid hydrolysis of sucrose is 6.22 किलोजूल पर मोल। बच्चों देखो इसने क्या बोला, इसने बोला कि सुक्रोज का पर हाइड्रोलिसिस करते हैं। बच्चों आपको मालूम है सुक्रोज का डाइल्यूट HCl यूज करके आप हाइड्रोलिसिस करते हैं। सुक्रोज आपको क्या देता है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो जब आप केमिकल कैटालिस्ट यूज करते हैं जैसे डाइल्यूट HCl वगैरह, तो उस वक्त एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या रहती है, 6.22 किलो जूल पर मोल, है ना। म्हणजे ड्यूरिंग द एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कितनी रहती है, 6.22 किलो जूल पर मोल। लेकिन जब आप क्या करते हैं, वाइल द एक्टिवेशन एनर्जी इज ओनली 2.15 किलोजूल पर मोल when hydrolyzed by the enzyme sucrase। ध्यान में रखना बच्चों, जब आप सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं बाय यूजिंग एंजाइम सुक्रेज, तब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कितनी कम हो जाती है बच्चों, देखो 2.15। एसिड हाइड्रोलिसिस वक्त भी कम हो गई थी लेकिन वो 6.22 थी, अच्छी खासी ज़्यादा थी। लेकिन जब आप सुक्रोज का सुक्रेज नाम का एंजाइम यूज करके हाइड्रोलिसिस करते हैं तो देखो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कितनी कम हो गई, बहुत कम हो गई। और आपको मालूम है बच्चों कि जितनी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा। तो केमिकल रिएक्शन में केमिकल कैटालिस्ट जो काम करते हैं, बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। सेम थिंग एंजाइम्स भी करते हैं हमारे शरीर के अंदर ड्यूरिंग द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस।
वो भी उस बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है उसकी वैल्यू बहुत कम कर देते हैं, बहुत ही कम कर देते हैं, इतना कम कर देते हैं कि जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से बच्चों आपको समझ में आया होगा कि एंजाइम्स increase the rate of reaction by decreasing the energy of activation। तो ये हो गया बच्चों हमारा एंजाइम्स के बारे में। तो मुझे लगता है कि दो टॉपिक्स मैंने लिए, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन और एंजाइम्स, और ये दोनों बातें मुझे लगता है, आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, पीडीएफ फाइल नोट्स आपके पास है बच्चों, वो अच्छे से देखिए, सुनिए और आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।